हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग जो हमने पिछली वीडियो में चीज़ें करी थी उनको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या करा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, हर एक टॉपिक को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखा था। देन पोजीशन देखी थी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इन द पीरियोडिक टेबल। देन हमने क्या करा था, देन हमने देखा था कि जो हर एक डी ब्लॉक वाई डी ब्लॉक जो हर एक डी ब्लॉक की सीरीज़ है उसमें 10 एलिमेंट्स क्यों हैं, ये वाली चीज़ हमने देखी थी। देन उसके बाद हमने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉल्ड, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। देन उसके बाद बोला था जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते, ये वाली चीज़ देखी थी। देन देखिए और क्या देखा था हमने। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम जो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ क्यों स्टडी करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, बट इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी क्यों करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि डी ब्लॉक की कितनी सीरीज़ हैं भाई, 3 सीरीज़ हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है भाई डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। पोजीशन कहाँ पे होती है भाई, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक इनकी पोजीशन होती है, ठीक है ना, मिडल ऑफ द एस और पी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज भाई डी सब शेल है, उसमें 5 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 5 में कितने जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप आगे मूव करते जाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाओगे तो उधर 10 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, बिकॉज 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन में 10 ही एलिमेंट्स में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, विच हैव पार्शली और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज भाई इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज, बिकॉज ये क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक चेंज रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके। और जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से हो गए, एस ब्लॉक वाले, और इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन से हो गए, पी ब्लॉक वाले। जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते, बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। और जिंक और कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज भाई एक तो रीज़न ये है कि इनकी एक प्रॉपर्टी है जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो किसके साथ मिलती है, वो इनके साथ मिलती है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मिलती है। बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी एक प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, वो मैं आपको बताऊंगा कि कम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है ना। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो उनके साथ मिलती है, और जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो उनके साथ मिलती है। और एक तो दूसरा रीज़न क्या है कि भाई जो इनका ये लास्ट मेंबर है, हर एक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ये क्या है, लास्ट मेंबर है भाई, डी ब्लॉक के ये क्या है, लास्ट मेंबर है। तो भाई इसको छोड़ना फ़ायदे का सौदा थोड़ी ना, इनको अलग से स्टडी थोड़ी ना करेंगे। तो हम सोचते हैं कि भाई एक साथ ही इनको स्टडी कर लेते हैं, तो ये वाली कहानी हो गई। अगर इनको एक साथ रख देंगे तो भाई देखिए कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक तो हो गया एस ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, और बीच में इन 3 एलिमेंट्स को अलग से स्टडी करना, तो भाई फ़ायदे का सौदा थोड़ी ना है। तो अगर आपको इनकी केमिस्ट्री स्टडी करनी होगी तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी करते हो। तो भाई देखिए अभी चीज़ क्या करते हैं, अभी देखते हैं सीरीज़ कितनी है, डी ब्लॉक की कितनी सीरीज़ होती हैं भाई। इसकी सीरीज़ है 4। एक तो होगी 3D सीरीज़, एक तो हो गया 4D, एक तो हो गया 5D, एक तो हो गया 6D। 3D को आप लोग क्या बोलते हो, 3D को आप बोलते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ओके। और 4D को क्या बोलते हो, सेकंड 4D सीरीज़ और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, ओके। देन इसको 5D को क्या बोलते हो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, क्या बोलते हो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। और जो 6D हो गया उसको आप बोलते हो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। तो भाई इनके मैंने बता दिए हैं भाई क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में होता है स्कैंडियम टू द कॉपर, स्कैंडियम टू द कॉपर क्या होता है भाई, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या होता है भाई, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक होता है भाई, ठीक है ना, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक होता है। वेट 1 मिनट।
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है भाई, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। 21 से लेके स्कैंडियम का नंबर होता है 21 और इसका नंबर होता है कॉपर का होता है 30, ठीक है ना। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं भाई, सेकंड यट्रियम से लेके यट्रियम टू, सॉरी कॉपर थोड़ी ना था भाई, जिंक था, सॉरी रियली सॉरी यार, रियली सॉरी। जिंक का नंबर कितना था 30 ये वाला, और ये वाली कितनी होगी, यट्रियम से लेके कैडमियम तक। यट्रियम का नंबर कितना है 39 एटॉमिक नंबर, और इधर कितना है भाई 48 है इधर, ठीक है ना। कितना नंबर है भाई, इसका नंबर है 48। देन देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है भाई, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ से लेके कहाँ तक भाई, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एक तो होता है भाई लैंथेनम जिसका नंबर होता है 57। देन देखिए उसके बाद कहाँ से स्टार्टिंग होती है, एंड उसके बाद नंबरिंग स्टार्टिंग होती है भाई हाफेनियम से। हाफेनियम का नंबर कितना, सीधा 57 के बाद देखिए इधर बीच में वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिख रहे, बीच में 14 एलिमेंट्स और हैं, वो हमने बाद में बताने हैं कि वो कौन से हैं। तो हाफेनियम का नंबर कितना हो गया 72, और एंड मरकरी का नंबर कितना, अप टू मरकरी तक होता है। मरकरी का नंबर कितना है भाई, मरकरी का नंबर है 80, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 80 है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो ये वाले चीज़ हो गई। देन देखिए उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में क्या आता है, इधर आता है भाई एक्टिनियम, इधर क्या होता है एक्टिनियम। एक्टिनियम का नंबर कितना है भाई 89 है, और क्या है भाई, एंड एक्टिनियम का नंबर है 89। देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 14 एलिमेंट्स फ्रॉम रदरफोर्डियम टू द UUB। रदरफोर्डियम का नंबर कितना है भाई 104। देखिए 14 एलिमेंट्स इधर भी मिसिंग है, 104 से लेके, अभी देखिए 104 से लेके ये कहाँ तक जाता है 112 तक। इसका एटॉमिक नंबर कितना है ये वाला, इसका रदरफोर्डियम नाम है, इसका अनबीएम नाम है, अनबीएम नाम है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, 3D 4D और 5D। 3D 4D और 5D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कर लेनी है। 3D 4D ये मैंने पहले की बहुत बार टेस्ट भी ले लिया हुआ है मैंने इसका, तो इसको दोबारा करवाने का वो फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैं भी करवाऊंगा नहीं आपको, तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ कर लेनी है, ये वाली चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है, पर जो पुराने वाले नोट्स है उधर से ये चीज़ नोट कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए आगे हम मूव करते हैं, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी तो हो गई ख़त्म, ठीक है ना। देन देखिए इरेगुलरिटीज़, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी ना, कभी देखिए कुछ जैसे वो D5 हो जाता था, कभी D10 हो जाता था, तो ये सारा क्यों था भाई, ये मतलब इरेगुलरिटीज़ क्यों आ रही थी। तो भाई इरेगुलरिटीज़ के रीज़न क्या है भाई, इरेगुलरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके रीज़न बेटा सिंपल से हैं भाई, ठीक है ना। इरेगुलरिटीज़ क्यों आ रही थी, इरेगुलर मतलब पहले रेगुलर बिहेवियर होता है, जैसे D1 D2 D3 D4 D5 D6 ऐसे ऐसे होना चाहिए था, बट बीच बीच में देखिए कुछ अलग से सीन हो गए थे, ठीक है ना। कहीं कभी D जैसे S पे 1 हो जाता था और D पे 5 हो जाता था, तो ऐसा कुछ था ना। जैसे आपने देखा था, एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे क्रोमियम का क्या था भाई, आर्गॉन 4s1 3d5 है ना, ये वाला था ना। कॉपर का क्या था, आर्गॉन 4s1 3d10, तो ये वाला था ना। तो ये वाला क्या सीन है भाई, ये वाला क्या सीन है, तो इसका पता क्या सीन है। तो भाई देखिए इरेगुलरिटीज़ क्यों आती थी, बिकॉज भाई इसका सिंपल सा रीज़न है भाई, जो ये वाली चीज़ है ना, देखिए 4s, ये वाली चीज़ देखो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4s और एंड 3d, ये जो ऑर्बिटल्स है ना, 4s और 3d जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप लोग उधर जब आपने कौन सा रूल था भाई, अफबाऊ रूल में एनर्जी देखी थी ना इनकी, ये वाली चीज़, ठीक है ना। इन दोनों की एनर्जी क्या थी, बराबर थी। इन दोनों की एनर्जी क्या थी, बराबर थी। बराबर आपको कैसे पता लगी थी, बराबर नहीं मतलब अप्रॉक्सीमेटली इनकी एनर्जी क्या थी, थोड़ी क्लोज थी, ठीक है ना, क्लोज थी।
तो भाई एनर्जी जब इनकी क्लोज होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर से लूज होएगा या इधर से लूज होएगा, तो भाई ज़्यादा फर्क नहीं हो जाता, कभी इधर से लूज हो जाता है 4s से लूज हो जाता है, कभी 3d से लूज हो जाता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कभी 4s से लूज हो जाता है और कभी 3d से लूज हो जाता है, कभी 4s से लूज हो जाता है, कभी 3d से लूज हो जाता है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा 3d से लूज़ होगा, कभी कभी 4s से भी लूज़ हो जाता है, तो फिर भाई अलग सी कुछ एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल केसेस क्यों बनते हैं, बिकॉज इनमें ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है 3d और 4s में। अगर देखिए ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता तो एक ही से होता, तब हम समझो हम पहले इसकी 4s की क्या थी, कम थी, कम, ऐसे फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और 3d की क्या ज़्यादा है, तो भाई ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ कहाँ पे होंगे, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी होगी तो उधर से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। बट अभी देखिए इन दोनों की एनर्जी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन 4s से भी लूज़ हो सकते हैं और 3d से भी लूज़ हो सकते हैं, तो भाई यही चीज़ है। तो ठीक है ना, जैसे कुछ एलिमेंट्स की मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे भाई क्रोमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीस हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, पैलेडियम हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड हो गया। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हम बता सकते हैं ड्यू टू द हाफ फील्ड, इनकी या तो क्या है हाफ फील्ड है और क्या है फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आपको चीज़ बताई थी हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। हाफ फील्ड और जो ये वाले एलिमेंट्स के नाम लिखे ना मैंने, अगर जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या या तो हाफ फील्ड होगी या तो फुली फील्ड होगी, दैट इज़ वाई दे आर मोर स्टेबल। ये वाली क्या है, मोर स्टेबल है। इसके मैंने रीजंस बताए थे आपको, एक्सचेंज एनर्जी वगैरह, ठीक है ना, वो सारी की सारी कहानियाँ मैंने बताई हुई हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी क्यों, ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड द फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बट कुछ और एलिमेंट्स से भी कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है, कुछ अलग अलग सा बिहेवियर बन जाता है, और एलिमेंट्स का भी कुछ अलग अलग सा बिहेवियर होता है, तो उनके लिए भाई और भी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। अदर देन देखिए, अगर कभी हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर क्या हो स्टेबल ना हो तो उधर दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अदर फैक्टर्स में कौन से आगे, अदर फैक्टर्स में आगे जैसे भाई, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, सॉरी न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव, तो इनमें क्या होगी अट्रैक्शन। तो इनकी वजह से भाई इलेक्ट्रॉन में कुछ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कुछ आसानी से अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो एक ये वाला फैक्टर हो सकता है, जब आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन कोई आपको अलग से दिख रही हो, जैसे 3D 9 नहीं सॉरी कुछ ऐसे 9 जैसी दिख रही हो, कुछ ये वाले कुछ अलग से एक्सेप्शंस दिख रही हो, इरेगुलरिटीज़ दिख रही हो, तो आपने बोल देना कि उधर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकती है। और क्या हो सकता है भाई, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए शील्ड मतलब शील्ड स्क्रीन का काम करेंगे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एक समझो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो अंदर वाले एक शील्ड का काम कर रहे हैं, एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उधर न्यूक्लियस का इतना चार्ज नहीं पहुंचने दे रहे, इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंचने दे रहे बाहर की तरफ, तो भाई वो क्या हो जाएगा कि शील्ड का काम करेंगे, ठीक है ना, शील्डिंग। तो ये वाला फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और भाई और चीज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी हो सकती है। देखिए एक तो अट्रैक्शन हो सकती है, अट्रैक्शन किसके बीच में होगी आपको पता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में हो सकती है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के, पॉजिटिव किस पे होता है न्यूक्लियस पे, और नेगेटिव किस पे होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये वाली चीज़। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, शील्डिंग कर सकते हैं, शील्डिंग एक मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड का काम कर सकते हैं फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स बाय द सेवरल अदर इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी हो सकती है। तो इन कारण जो आपको और कोई एक्सेप्शंस अगर आपको
दिख रही होंगी तो उधर ये वाले फैक्टर्स भी रोल प्ले कर लेते हैं। बट जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल्स दी उधर कौन से थे, उधर ओनली हाफ फील्ड एंड द फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर्स था। ठीक है, ओनली कौन सा था, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आई थी, एक्सेप्शंस आई थी या इरेगुलरिटीज़ आई थी। ठीक है ना, और इरेगुलरिटीज़ अगर आपके आ रही हो तो उनमें आपने समझ लेना है कि और भी फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, जिनकी स्टडी आप लोगों ने हायर क्लासेस में करनी है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अदर इलेक्ट्रॉन्स और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। तो ये वाली कहानी हो गई। ठीक है ना, तो भाई देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं भाई। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खास आता नहीं है पेपरों में। ठीक है ना, एक होता है अक्रेंस। देखिए इधर अक्रेंस में पता क्या करना पड़ेगा आपको, अक्रेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अक्रेंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, थ्योरी जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो क्या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब अभी देखिए अक्रेंस आपके जैसे एटमॉस्फेयर में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ पे ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम ये मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, मैक्सिमम ये जो जितने भी होंगे ना ये मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है ना, मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते। जैसे आपको कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने बोला ऑक्सीजन सर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाएगा या तो वही एटमॉस्फेयर में वो पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़। आपको कोई पूछे कि नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने बोलना है सर वो एक एटमॉस्फेयर में पाया जाता है या तो क्या नाइट्राइट्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, या तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमने सारे के सारे पढ़ लिए, कौन सी सीरीज़, 3D सीरीज़ पढ़ी, 4D सीरीज़ पढ़ी, 5D सीरीज़ पढ़ी, तो ये कहाँ कहाँ पे अकर करेंगे। तो ये क्या, एक तो या तो ये वो क्या कर सकते, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं और कहाँ पे, और कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट और एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री स्टेट में जैसे जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे कोई गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो आपको वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, वो किसी के साथ जुड़े नहीं होंगे। फ्री स्टेट का मतलब होता है वो किसी के साथ जुड़े नहीं होंगे। ठीक है ना, और कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है वो किसी के साथ जुड़े होंगे। जो मतलब इंडिपेंडेंट जो होता है वो क्या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई अभी इसकी एग्जांपल देखो, सिंपल सी कहानी है, अगर वो किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा, कि उसके साथ ना ही कोई ऑक्सीजन लगी होगी, ना ही कोई सल्फर लगा होगा, ना ही कोई नाइट्रोजन लगा होगा, ना ही कोई हैलोजन लगा होगा, तो भाई उसका क्या मतलब है, उसका मतलब एक ही है कि भाई वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। कंबाइंड स्टेट में क्या हो सकता है, अगर उसके साथ सल्फर लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो, या फिर हैलोजन्स लगे हों, सल्फर लगा हो, जैसे FeS है ना, आयरन सल्फाइड, ठीक है ना, ऐसा लगा हो FeO, तो मतलब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जुड़ा हुआ ना, देखिए ये आयरन है और ये सल्फर है, तो ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाली चीज़ है कि अगर ये किसी के जुड़ा हुआ होगा तो वो कंबाइंड स्टेट में है, तो ये दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। जो लीस्ट एक्टिव होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और जो थोड़े रिएक्टिव होंगे वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और देखिए एक इधर भी कहानी आ जाती है, एक होते हैं सॉफ्ट, एक होते हैं हार्ड। जो सॉफ्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, सॉफ्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ सल्फाइड ओर्स, सॉफ्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अकर्स करते हैं एज अ सल्फाइड मिनरल्स। देखिए मिनरल क्या होता है, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई है। मिनरल क्या होता है, बहुत बार चीज़ मैंने बताई है। जो सॉफ्ट, एक तो हार्ड होते होंगे, एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हार्ड, एक होते हैं सॉफ्ट। तो देखिए भाई जो सॉफ्ट हैं वो ऐसा सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए आपको कोई चीज़ लेनी हो, ठीक है ना, कोई चीज़ लेनी हो, मिनरल क्या होता है, जैसे आपको पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर, तो इधर ये चट्टान होगी, ये क्या है नेचुरली अक्कर कर रहा है ना, ये बड़ी सी चट्टान होगी, पहाड़ में चले गए तो इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं उधर, ठीक है ना, पत्थर होते हैं ना, तो वही वो क्या हो गए, वो आपके मिनरल्स। पहाड़ों में चले गए तो वही वो क्या होते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स आप क्या होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरली विच अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। और आप उधर से मेटल, उधर उसमें थोड़ी बहुत मेटल की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो भाई जो सॉफ्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ऐसे सल्फाइड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सल्फाइड मिनरल्स। कोई भी पत्थर दिख रहा होगा ना, पत्थर में कभी भी हमेशा मेटल्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती होगी। ये वाले जो हमारे इधर देसी पत्थर दिख रहे हैं, इधर इतनी मेटल्स की क्वांटिटी नहीं होती होगी, बट आप लोग सेंट्रल इंडिया में चले जाओगे या और किसी अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट में जाओगे तो उधर जो पत्थर होते हैं उधर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। सॉफ्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसा मिनरल्स, वो सल्फाइड मिनरल्स ऐसे मतलब सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, ठीक है ना,
नेचर में वो सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए इधर से मेटल को निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, तो इधर भाई एक प्रोसेस करते हो आप, उसका नाम होता है भाई रोस्टिंग। रोस्ट करते हो, जैसे रोस्ट बोलते हो ना आप, रोस्ट बोलते हैं, हाँ भाई रोस्ट करते हैं। रोस्ट मतलब कुछ हीट वगैरह करना, ठीक है ना, रोस्ट करते हो आप, ठीक है ना। रोस्ट करना मतलब हीट वगैरह करना कुछ, ठीक है ना, ठीक ठाक टेम्परेचर के ऊपर हीट करना आपने। जो ये वाले सल्फाइड मिनरल्स होते हैं तो इनको आप क्या करते हो, इनसे अगर आपको मेटल्स लेना हो, जैसे इधर क्या है जिंक सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है ये वाला मेटल। जिंक क्या है, मेटल है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड। तो आपका अगर इधर से जिंक लेना हो तो भाई इसको निकालना पड़ेगा ना। तो आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, इसको रोस्ट करते हो, ठीक है ना। रोस्ट इन एयर, रोस्टिंग इन ईयर किसकी करते हो, रोस्टिंग करते हो जिंक सल्फाइड की। जैसे आप लोग कोई चिकन खा रहे हो, चिकन को रोस्ट करते हो ना उधर पट्टी में, ठीक है ना, पट्टी में रोस्ट करते हो। तो ये वाली चीज़ वही चीज़ है, जिंक सल्फाइड को आप रोस्ट करते हो। उधर बड़े बड़े उधर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े पट्टियाँ होती हैं, ठीक है ना, फर्नेसेस होते हैं, तो उधर वो हीट वगैरह करते हो, ठीक है ना। आप लोग उसको ईयर भी रखते हो उसके सामने। ईयर में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, और रोस्ट करते हो आप, ठीक है ना। रोस्ट करते हो सल्फाइड मिनरल्स को इन ईयर, ठीक है ना। रोस्ट जब करोगे तो जो सल्फाइड की मिनरल्स होती हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, ईयर दिख रही है ना, ईयर से उसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी और सल्फर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सल्फर जब बाहर निकल जाएगा तो आपने क्या करनी है, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करनी है। तो भाई इधर से आपको क्या मिल जाएगा, जिंक। बस सिंपल सी कहानी है भाई। सॉफ्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और सल्फाइड मिनरल से अगर आपको मेटल लेना हो तो फर्स्टली आप जिंक सल्फाइड मतलब सल्फाइड्स को क्या करोगे, रोस्ट करोगे इन ईयर। तो उधर से क्या जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। जब ऑक्साइड बन गया तो भाई आपकी क्या कहानी होगी, फिर उधर से उसकी क्या करोगे, ऑक्साइड्स की रिडक्शन करोगे तो आपका मेटल बन जाएगा। तो ये वाली कहानी हो गई। जो हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ऐसा, हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा क्या ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ऑक्साइड्स में इधर आप क्या करते हो, जो ऐसा ये कौन से ऑक्साइड की मिनरल्स में, मतलब ऑक्साइड मिनरल्स, ठीक है ना। हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ऑक्साइड की मिनरल्स प्रेजेंट, जैसे आयरन। आयरन क्या है, हार्ड है ना, Fe2O3 है ना, FeO। तो ये वाले इसके मिनरल्स हो गए, ठीक है ना। तो आयरन किसके, ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है ना नेचर में। नेचर में किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो ये वाली चीज़ हो गई। हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा ऑक्साइड मिनरल्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप लोग क्या करते हो, इधर सिंपल सा स्टेप करते हो, आप क्या करते हो, इनकी रिडक्शन कर देते हो। रिडक्शन सिंपल क्या करते हो, रिडक्शन करते हो किसकी, ऑक्साइड मिनरल्स की। रिडक्शन करोगे तो भाई आपका क्या मिल जाएगा, रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ आप इनकी रिडक्शन करते हो, कार्बन भी रखते हो और इनकी क्या करते हो, रिडक्शन करते हो। तो FeO होगा, तो कार्बन के साथ रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह कुछ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बस ये वाली कहानी हो गई भाई, सिंपल सी कहानी है। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको, मैंने चीज़ें बताई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या तो फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में अगर उनको फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, या कंबाइंड स्टेट में जो सॉफ्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे सल्फाइड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वही हार्ड डी ब्लॉक वो ऑक्साइड मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी देखिए कुछ मिनरल्स के मैं नाम लिखूंगा, ठीक है ना, कुछ मिनरल्स के नाम लिखूंगा, मतलब कुछ मिनरल्स के नाम लिखूंगा। जैसे टाइटेनियम का कौन सा मिनरल है, टाइटेनियम कौन से पत्थर से मिलता है। देखिए पत्थरों के भी अलग अलग किस्म होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं एक टाइप के पत्थर हैं। कोई एक किस्म जो ये राजस्थान का पत्थर है उधर टाइटेनियम ज़्यादा पाया जाएगा, झारखंड का जो पत्थर है उधर स्कैंडियम ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पता जो झारखंड वाला पत्थर है उधर आयरन ज़्यादा पाया जाए। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग चट्टानें होती हैं उधर अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो वही मिनरल्स और ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है पहले कि अगर फिर भी क्लियर नहीं होगी। और क्या होता है, और भी एक क्या होता है, मिनरल होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मिनरल्स बहुत सारी होती हैं। और एक ऐसी मिनरल होगी जहाँ से आप और को एक प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस मतलब एक ऐसी मिनरल जहाँ से आप मेटल को एक प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, और बोलते हो। तो ये वाली चीज़ हो गई। जैसे इधर क्या हो गया, फर्स्टली एक एग्जाम्पल ये मैंने टाइटेनियम, मिनरल्स के नाम लिखूंगा मैं,
टाइटेनियम, टाइटेनियम के कौन कौन से मिनरल्स हैं भाई, इसके नाम याद रख लीजिए भाई। टाइटेनियम किस किस, वो अभी उधर से पढ़ लेना ज़्यादा, इसमें मिनरल्स के नाम याद रख लेना कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अक्रेंस। ये एक होता है इसकी मिनरल का नाम होता है रूटाइल, ये वाला नाम आपको याद करना पड़ेगा भाई। देखिए इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, रूटाइल का फॉर्मूला होता है TiO2, TiO2। और एक होता है इल्यूमिनाइट, ILEMINITE, इल्यूमिनाइट। ये देखिए इसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बिकॉज ये पत्थरों के नाम है, तो इनको याद ही करना पड़ेगा। जैसे उधर उधर तो मैं आपको बता देता, जैसे Ti+4 होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, तो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना, Ti4। बट इधर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज इधर कुछ अलग सीन होता है, ठीक है ना। इधर उस तरीके से हम लोग नहीं, इधर तो मैं इधर से कर सकता हूँ, बट इधर कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जब कभी मिक्सड ऑक्साइड्स बन जाएंगे, कभी कुछ और चीज़ हो जाएगी। तो इधर क्या, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, FeTiO3, ये वाली चीज़ हो गई ना, FeTiO3। तो इधर भी टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम इधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इधर से भी टाइटेनियम ऑक्साइड्स को निकालना है तो टाइटेनियम आपको मिल जाएगा। तो इधर भी आपको आयरन को निकालना है और ऑक्सीजन को निकाल देना है, तो टाइटेनियम आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इल्यूमिनाइट और रूटाइल क्या है, इसके मिनरल्स के नाम है। तो ये वाली चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ पे पाया जाता है वो उधर लिखा होगा उन्होंने, जो टाइटेनियम है वो कहाँ पे, कोल में पाया जाएगा, क्ले में पाया जाएगा, रॉक्स में पाया जाएगा, तो अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी उन्होंने। तो बट आपको मेन चीज़ें मिनरल्स के नाम याद कर लेने हैं, लेकिन दो दो नाम है, एक एक दो दो नाम याद हो गए तो काफ़ी है, ठीक है ना। देन देखिए और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये मिनरल्स के नाम आपको याद करने हैं। देन बी, एक टाइटेनियम का मैंने बता दिया आपको, और क्या हो गया आपका, एक वैनेडियम हो गया। वैनेडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैनेडियम के मिनरल्स और ओर्स में लिखूंगा ना, तो वही इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला मिनरल्स और एक ही जैसी चीज़ होती है, बट और क्या होता है, थोड़ा एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से मेटल्स को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल ही होती है वो भी एक, बट उधर से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनके नाम लिखने हैं। वैनेडियम नेचर में किस किस फॉर्म में पाया जाता है, वो कौन कौन सी ओर्स में पाया जाता है, एक तो होता है वैनाडिनाइट, वैनाडिनाइट, वैनाडिनाइट। देखिए फॉर्मूला ये थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। Pb5। देखिए इधर वो वाला हम लॉजिक नहीं लगा सकते जो मैंने उधर लगाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको चार्ज लगा निकाल देते, इधर ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। जो चीज़ रटनी होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। याद रहेगी तो ओके है, नहीं रहेगी तो मत याद करना, बिकॉज ये पेपर में इतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैनेडाइट, वैनेडिनाइट, वैनेडिनाइट। एक तो होता है दूसरा कैर्नोलाइट, कैर्नोटाइट, कैर्नोटाइट, कैर्नोटाइट। इधर क्या हो गया, इधर हो गया K2UO2, और इधर क्या VO4 2.3H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। कैर्नोटाइट का, वैनेडाइट का फॉर्मूला ये है, ये क्या लेड है, और VO4 में आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ है, वैनेडाइट, ठीक है ना। इसका क्या वैनेडेट, इसका जो ये होता है ना VO4, ये आयन होता है VO4-3, इसका नाम पता क्या होता है, इसका नाम होता है वैनाडेट, इसका नाम होता है भाई क्या, वैनाडेट। ये वाली चीज़ आपको याद कर लेनी है, वैनाडेट। मैंने क्या बोला, इसको रटना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है ना। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। इसको लॉजिक जो मिनरल्स है ना, देखिए ये होता क्या है भाई, कहानी क्या होती है, देखो कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उसकी उसने किसी साइंटिस्ट ने उसकी केमिकल कंपोजिशन पता करने की कोशिश की, तो उधर जब उसने पता की तो ऐसे ऐसे निकल रही है, तो इधर अभी फार्मूला वो इधर से निकाल रहे होते हैं, बाद में जब आपको जो इधर से मेन चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर बाद में फार्मूला निकालते हैं। बट अभी देखिए कोई लेड लगा होगा, कोई वैनेडियम लगा होगा, तो अलग अलग क्लोराइड लगा होगा, तो वही बंदा क्या कर सकता है, उसने वही लिख देनी है उधर, हाँ भाई ये चीज़ लगी हुई है, इधर ये चीज़ लगी हुई है। तो इसको मतलब और भी बड़े, मैंने जो आपको सिंपल तरीका बताया ना, जो आपको चार्ज पता हो तो आप आसानी से वो चीज़ निकाल देते हो। बट क्या अभी हमेशा वो लॉजिक काम नहीं आता, बिकॉज जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, उसके लिए रटनी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो ये वाली चीज़ होगी, इधर क्या लेड लगा हुआ है, एक वैनाडेट आयन लगा हुआ है VO4, वैनाडेट VO4-3 आयन लगा होगा, ठीक है ना, ये वाला VO4 आयन, इधर भी VO4 आयन, इधर यूरेनियम का ऑक्साइड लगा हुआ है, इधर पोटेशियम लगा हुआ है, और 3 वाटर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। वैनाडेट किसके हो सकते हैं, लेड के हो सकते हैं, मतलब ये इसके मिनरल्स है, मिनरल्स और उसके नाम है ये, ठीक है ना। वैनाडाइट, वैनेडिनाइट और कैर्नोटाइट, वैनाडिनाइट और कैर्नोटाइट, वैनाडिनाइट और कैर्नोटाइट, ओके। तो ये वाली चीज़ स्कैंडियम के हमने देख लिए, उसके टाइटेनियम के देखे, टाइटेनियम के कौन से देखे हमने, रूटाइल देखा और इल्यूमिनाइट देखा, और इसका कौन सा वैनाडिनाइट देखा और कैर्नोटाइट देखा। बाकी आसान है भाई, बाकी जैसे आपने क्रोमियम के देखे होंगे, क्रोमियम का कौन सा होगा भाई, क्रोमियम का कौन सा मिनरल और होगा, ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ लिया भाई, क्रोमाइट, FeO
Cr2O3, ये वाला किसका हो गया, क्रोमाइट। क्रोमाइट ये वाली चीज़ तो आपने देख ली है, ठीक है ना, क्रोमाइट। बाकी आसान है भाई, थोड़ा एक इसका मुश्किल था वेनेडियम का, बाकी आसान है। इसका क्या हो गया, क्रोमाइट, ठीक है ना, क्रोमाइट हो गया। एक दूसरा क्या होता है, क्रोकोइसाइट, क्रोकोइसाइट, ठीक है ना, क्रोकोइसाइट। इधर क्या है, PbCrO4, 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 तो ये वाली चीज़ हो गई। PbCrO4, तो ये वाली चीज़ हो गई। PbCrO4, तो ये वाला चीज़ हो गई। एक क्रोमाइट हो गया और एक क्रोकोसाइट हो गया, क्रोकोसाइट, क्रोकोइसाइट, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए आयरन, आयरन कहाँ पे पाया जाता है, आयरन एज अ, आयरन क्या कहाँ पे पाया जाता है, एक मैग्नेटाइट, MAGNE, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या हो गया, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और दूसरा क्या हो गया, हेमेटाइट। हेमेटाइट का क्या हो गया, Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये और हेमेटाइट का ये वाला, इसके ओर्स के नाम से, ठीक है ना, और यार मिनरल जो भी बोलो, ठीक है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये वाली चीज़ याद कर लेना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये तो चीज़ आप लोग याद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। मैग्नेटाइट Fe3O4, ये क्या मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये क्या ऑक्साइड है, ठीक है ना। इधर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इधर देखिए मिक्स्ड होगा, इधर देखिए 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। देन देखिए, और देखिए देन देखिए कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट के किसके साथ एसोसिएट होता है, देन देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट किसके साथ एसोसिएट होता है, कोबाल्ट निकल के साथ एसोसिएट होता है, और उसकी एक मिनरल पाई जाती है, उसका नाम है कोबाल्टाइट। उसका क्या फॉर्मूला है, COAS और सल्फर, सॉरी कोबाल्ट निकल के साथ एसोसिएट होती है, और किसके साथ, आर्सेनिक के साथ, AS, आर्सेनिक के साथ एसोसिएट होती है, और इसकी एक मिनरल का नाम है भाई कोबाल्ट, क्या नाम है, कोबाल्टाइट, कोबाल्टाइट, COAS, AS क्या, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और उसका क्या एस, क्या लास्ट में क्या लगा हुआ है, सल्फर, तो ये वाली चीज़ इस सल्फाइड की, मिनरल सल्फाइड की और की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सल्फाइड, कोबाल्टाइट, कोबाल्टाइट। तो देखिए ये अलग सी चीज़ें हैं, यहाँ नाम तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, एक एक नाम याद कर लेना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोबाल्टाइट। और देखिए और एक कॉपर, कॉपर की भी मिनरल्स होती हैं, एक तो होती है क्यूप्राइट, कॉपर किस फॉर्म में पाया जाएगा, ऑक्साइड की फॉर्म में, तो इधर क्या क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है ना, क्यूप्राइट का। तो एक मेलाचाइट होता है, मेलाचाइट, देखिए अभी प्रोनाउंसिएशन इसकी पता नहीं क्या है, मेलाचाइट मैं बोलता हूँ इसको, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कॉपर का कार्बोनेट, कॉपर का कार्बोनेट .CuOH2, ठीक है ना, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का कार्बोनेट और इसका हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला है। एज्यूराइट, एज्यूराइट का क्या, 2CuCO3 और क्या CuOH2, तो ये वाली चीज़ हो गई CuOH2, सेम वही है भाई, मेलाचाइट की तरह ही है, बट इधर क्या दो हमने वो लगा दिए 2CuCO3, बाकी सब कुछ सेम है, बट इधर एक्स्ट्रा क्या लगाया और 2 लगाया हुआ है, ठीक है ना। मतलब 2 कॉपर के कार्बोनेट हैं और एक हाइड्रोक्साइड है, ऊपर कितना था, एक कार्बोनेट था और एक क्या था, हाइड्रोक्साइड था, तो ये वाली सारी चीज़ें हमने कर ली। और जिंक के कौन से मिनरल्स होते हैं, जिंक के कौन से मिनरल होते हैं, एक तो होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला होता है भाई जिंक ब्लेंड, और उसको दूसरा नाम भी देते हो भाई स्पेल, SPHAL, स्पेलराइट, स्पेलराइट, तो इसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS। और एक और इसका मिनरल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं बट मैं थोड़े कम कम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक होता है जिंकाइट, एक होता है जिंकाइट और जिंक ऑक्साइड,
जिंकाइड और जिंक ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है भाई जिंक ऑक्साइड का, या फॉर्मूला ZnO। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर याद होंगी तो सही है, नहीं होंगी तो भाई कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाले मैंने मिनरल्स के नाम लिखे, मिनरल्स के नाम याद कर लेने आपने, ठीक है ना। जैसे इधर क्या हो गया, टाइटेनियम का कौन सा, रूटाइल हो गया और इल्यूमिनाइट हो गया, रूटाइल हो गया और इल्यूमिनाइट हो गया, ठीक है ना, इल्यूमिनाइट हो गया। वैनेडियम का कौन सा हो गया, वैनेडाइट हो गया और कैर्नोटाइट हो गया। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, बट भाई 3-4 बार लिखोगे तो रट लेना इसको, सच्ची मैं बता रहा हूँ। देखो बीच बीच में जो चीज़ें रटने वाली होती है ना, वो मैं चीज़ें बोल देता हूँ रटने वाली, बिकॉज इसमें और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। उधर कौन सा, वैनाडेट आयन होता है, वैनाडेट आयन क्या होता है, VO4-3 वैनाडेट आयन होता है। इधर जैसे वैनेडियम इधर से मिल रहा है, ऊपर वाले से टाइटेनियम मिल रहा था, और जैसे नीचे वाला क्या है, क्रोमियम का है ना, तो क्रोमियम का कौन सा था, क्रोमाइट था, और कहा था क्रोकोसाइट था, PbCrO4। तो जैसे क्रोमियम मिल रहा है ना, तो ये वाली चीज़ जो आयरन का होगा उधर से आयरन मिलेगा, ठीक है ना। आयरन का कौन सा होगा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, उसके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट का कौन सा होगा, कोबाल्ट किसके साथ एसोसिएटेड, मतलब जुड़ा हुआ हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक निकल और आर्सेनिक के साथ, उसका नाम है कोबाल्टाइट। COAS, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। कॉपर का क्यूप्राइट होगा, कॉपर क्यूप्राइट, उसका फॉर्मूला होता है Cu2O, कॉपर का क्यूप्राइट। और एक दूसरा होता है मेलाचाइट और एज्यूराइट सेम ही है, बट एज्यूराइट में क्या होता है, दो कैल्शियम के सॉरी कॉपर के कार्बोनेट लग जाते हैं। और इधर क्या हो जाता है, जिंक का कौन सा हो जाता है, जिंक का हो जाता है भाई जिंक ब्लेंड और स्पेल्टराइट। और दूसरा कौन सा, जिंकेट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। देखिए थोड़े से नाम है, इतने तो आप नाम आई थिंक याद कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़े से नाम है, इसको तो आप लोग याद कर लेते हो, ठीक है, कर सकते हो आसानी से। इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई मुश्किल आएगी तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है ना, बिकॉज भाई ये सवाल पेपर में पूछा जाता नहीं है, ठीक है ना, आज तक कभी पूछा नहीं है ये सवाल पेपर में, बट मैंने इसलिए करवा दिया बिकॉज मेरा मकसद है सिलेबस आपका कंप्लीट करवाना। सिलेबस में देखिए कोई पता नहीं होता कि क्या पेपर में पूछा जाए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे सवाल भी अटपटे सवाल पूछ लेते हैं जो कभी नहीं पूछे हों, तो भाई उस टाइम क्या करना है, फिर मुँह थोड़ी ना देखना है एक दूसरे का, फिर भी तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी चीज़ जैसे मैंने करवा दी, तो इतनी चीज़ लिखी होगी तो आपके भाई 3 नंबर का सवाल आना, इधर से 3 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता, 1-2 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, राइट द ओर्स ऑफ दिस, राइट द मिनरल्स ऑफ दिस, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो एक हो गया। अगला जो सवाल है आपका वो है भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होना है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होने हैं, तो मतलब इनकी कुछ खासियतें हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन है, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे फर्स्ट टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। देन देखिए थर्ड जो टॉपिक है वो था अकरेंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये जो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यही आपने आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ना, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ें आप लोगों ने इधर पढ़नी है, ठीक है ना। बट इनको मैं सिर्फ, उन्होंने लिखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक बार आप लोग इनको एक बार आप इनको लिख लीजिए कि भाई इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है। अभी तक सिर्फ आप लोग क्या कर लीजिए, इनके नाम याद कर लीजिए, सिर्फ नाम याद कर लीजिए, और आगे हमने अगले लेक्चर्स आने हैं, तो उधर हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल में करना है, और उधर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। उधर जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये वाले जो इनकी खासियत है, हाँ भाई इनकी क्या क्या खासियत है, ठीक है ना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, येलो कलर का दिख रहा है ना, तो उसका कलर क्यों है भाई, निकल हो गया, निकल का भी कुछ कलर होता है, उनके जो कंपाउंड होते हैं उनका भी कलर होता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, वो सारी उनकी कलर देखे आपने, ठीक है ना। और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, वो चीज़ें कम्प्लेक्स भी बनाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, क्या सब कुछ, क्या सारी की सारी कहानी है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है इनका। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये एलॉयज़ बनाते हैं, जैसे आपने ब्रास ब्रॉन्ज सुना होगा, कॉपर जिंक के एलॉयज़, ठीक है ना। तो ये वाले सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। तो मैं एक बार आपको लिख लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपने जितने भी एलिमेंट्स के भी नाम देखे होंगे ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड है, एक्सेप्ट मरकरी। जितने भी बाकी के सारे हैं ना, सभी का क्या, ऑल हैव मेटालिक स्ट्रक्चर, ऑल हैव मेटालिक स्ट्रक्चर,
बाकी जितने भी मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी है ना, सभी का क्या है भाई, मेटालिक स्ट्रक्चर है, मेटालिक स्ट्रक्चर। और वो मेटालिक स्ट्रक्चर होगा तो मेटल जैसी प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा ना। मेटल की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है भाई, कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर भाई कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कंडक्टिविटी शो करता है ना, कंडक्टिविटी। आयरन रख दिया तो कंडक्टिविटी शो करता है ना, आयरन अगर उधर रख दिया, अगर आप सॉकेट में प्लग में जो उधर लगाया होगा तो आपको करंट बजेगी ना, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक होता है मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी क्या होता है, शीट्स में ड्रॉ कर देता है, ठीक है ना, शीट्स बन जाती है। जैसे जो आप बर्फी खाते हो तो उधर मेटल की शीट लगी होती है ना। तो एक डक्टिलिटी, डक्टिलिटी तारें जो आपने बनाई होती है वो किसकी बनाई होती है भाई, उसकी बनाई होती है ना भाई, उसकी मेटल्स की। चमक, गोल्ड की तरह चमक देखिए ना, तो भाई ये भी किसकी है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी है भाई, मेटल्स की। तो मेटल जैसी प्रॉपर्टी होती है। और मेटल्स का आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत तगड़ा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल को अगर आपको आयरन है, आयरन को पिघलाना हो तो बहुत ठीक ठाक टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है, बहुत ज़्यादा है। और हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, अगर आप इनके वेपर्स बनाने होंगे तो इनको क्या, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन मतलब वेपर्स बनाने हो, ठीक है ना। जो मेटल है, मेटल्स के वेपर बनाने हो तो भाई बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। हाई एंथैल्पी, एंथैल्पी मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर आपको इनको एटम्स की फॉर्म में बनाना हो, जैसे ये मेटल्स है ना, मेटल जुड़े होंगे, ये वाली चीज़ मेटल जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो उससे एक एटम को निकालना होगा, तब भी भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है ना, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अगर आप इनको हाइड्रेशन करना होगा, इनके आयंस को क्या हाइड्रेट करना होगा, मतलब इनके आगे पीछे पानी लगाना होगा, तब भी भाई इनको ठीक ठाक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक ठाक आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई एंथैल्पी है, हर एक चीज़ में क्या हाई एंथैल्पी है, तो ये वाली चीज़ हो गई। और इनकी डेंसिटी, आपको पता है मेटल्स की डेंसिटी भी बहुत तगड़ी होती है। जैसे आप आयरन की एग्जांपल ले लो, आयरन भी किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ना, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत तगड़ी होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बताया मेटल्स, जैसे मेटल्स की जो टिपिकल जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन देखिए और क्या चीज़ें हो गई। और जैसे क्या होता है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है ना, जैसे इधर क्या है, एस ब्लॉक होता है, इधर क्या होता है भाई, पी ब्लॉक होता है, और बीच में कौन सा आ गया भाई, डी ब्लॉक आ गया, ठीक है ना। डी ब्लॉक का जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो बिटवीन द एस ब्लॉक और मतलब बिटवीन एस और पी ब्लॉक के होता है। मतलब ना ही एस ब्लॉक का वो बहुत एटॉमिक रेडियस क्या बहुत ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा क्या होता है, कम होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आगे की तरफ क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो इनका क्या है, बीच में है, इनका क्या है, इंटरमीडिएट है। और बिटवीन द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक एटॉमिक रेडियस क्या कितना है भाई, बीच में है, बिटवीन एटॉमिक रेडियस बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में होगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। और देखिए आपका क्या, आगे की तरफ मूव करोगे, अक्रॉस द पीरियड मूव करोगे, तो आपको पता है कि जब डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको पता है कि भाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो आपका साइज़ क्या हो जाएगा भाई, साइज़ क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाओगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ क्या, एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज करता जाएगा। और मिडल के बाद क्या हो जाएगा, मिडल के बाद के वो क्या हो जाएगा भाई, जब आगे की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसके सारी हमने डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग करनी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे की तरफ एटॉमिक रेडियस आपको पता है जनरली अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप लोग अभी इतना ही समझ लीजिए कि डिक्रीज हो जाता है, और जब आप लोग मिडल में पहुंच जाते हो, मिडल के बाद इतना डिक्रीज नहीं होता, मतलब लगभग कॉन्स्टेंट रह जाता है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। और क्या चीज़ हो गई, जैसे अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपको लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप इनके नाम लिख लीजिए, जैसे ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने डिटेलिंग करनी है, ठीक है ना। और क्या हो गया, इनकी ये क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। जैसे एस ब्लॉक था ना, आपको उसको कैरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता था, वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता था, ठीक है ना। तो आपको उसको पानी में स्टोर करके रखना पड़ता था। आपने आयरन रख दिया तो कोरोजन देखिए कितने सदियाँ लग जाती है कोरोजन होने में, तो साल लग जाते हैं ना। तो भाई उसकी रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है ना। जैसे आपका आयरन को जंग लगनी हो, आयरन को जंग लगने में कितना समय लग जाता है भाई, एक थोड़ी ना आज रखा और कल जंग लग जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, बहुत समय लगता है ना। तो वही वाली कहानी है। ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है किससे कंपैरेटिवली, एस ब्लॉक से क्या है, लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। एस ब्लॉक से क्या है, लेस रिएक्टिव ड्यू
ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बिकॉज इसकी अगर आपको आयंस बनाने हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है तो उसको आप बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर आपको इनसे क्या बनाना है? आयंस बनाने हो, ठीक है ना। और देखिए ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स आपको पता है हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाली चीज़ होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और क्या चीज़ हो गई? देखिए इनका ऑक्सीडेशन क्या होता है? बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके होते हैं, तो आप लोग बोलते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल मीन्स वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इनका भाई, इनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया एज अ कैटलिस्ट का ये काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाले एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वैनेडियम। तो ये वाले सारी की सारी चीज़ें क्या करती है? एक कैटलिस्ट का काम करती है। इनके बारे में भी आपने डिटेलिंग करनी है, ठीक है ना। कैटलिस्ट का ये काम करते हैं, ठीक है ना। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होता है? वो सारी कहानी क्या है? वो सारी की सारी कहानी क्या है? पैरामैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जो मैग्नेट होगा आगे पीछे रखा होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। जो इनके आयंस होते हैं उनमें क्या होता है? कलर होता है, कलर होते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जिनको आप बोलते हो भाई कम्प्लेक्स भी बोलते हो, वो वाली चीज़ें बनाते हैं। जैसे CuNH3 4, ये वाली चीज़ आपने बनाई थी ना जब मैं आपको वो पी ब्लॉक पढ़ा रहा था। तो ये होते हैं कम्प्लेक्सेस, तो इनका कलर होता है, कम्प्लेक्स बनाते हैं ये वाली सारी चीज़ें। और ये क्या बनाते हैं? अलॉयस बनाते हैं, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज, तो अलॉयस बनाते हैं। तो और क्या चीज़? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो पहले आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए भाई इंटरस्टिशियल अलॉयस क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होगा, तो कुछ स्पेसिस होंगे, इधर स्पेस बच रही होगी। उन स्पेसिस में छोटे छोटे एटम्स अगर घुस जाएँ, हाइड्रोजन घुस जाए, कार्बन घुस जाए, नाइट्रोजन घुस जाए, बोरॉन घुस जाए, तो ये छोटे छोटे अगर एटम्स घुस जाएँ तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हो भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो अलॉयस बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी चीज़ को अगर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करना हो और रिड्यूसिंग एजेंट काम करना हो तो उधर भाई एक कहानी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी भी आपने पूरी डिटेलिंग में समझनी है। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है अभी तो भाई टेंशन मत लीजिए, बिकॉज इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हमने डिटेलिंग करनी है आपके। अभी तक सिर्फ याद कर लीजिए कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी आपने डिटेलिंग करनी है। आपको एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना है। हमने जैसे अलॉयस होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, इन दो प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है भाई। एक एक दिन की हम दो प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सब कुछ पता लगेगा आपको। जो चीज़ पता नहीं लगेगा तो भाई मेरे को पूछना, टेंशन नहीं लेने बट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।